हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि हम देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हम रोटेशन का कुछ बेसिक सा कंसेप्ट हम दिए थे, जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हम बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा और रोटेशन के कुछ और डेप्थ वाले पार्ट पे आएंगे। रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, और भी कुछ पार्ट है जिसको हम कवर करेंगे, और कुछ और बेसिक क्वेश्चन जो कि प्रोबेबली एसएचएम में हम छोड़ दिए थे, उसको भी इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास कवर करते हुए आपका जो, जैसे कि जेईई एडवांस का एग्जाम आपको 2 अक्टूबर को है, वहाँ तक हम आपको लेके चलेंगे। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको कुछ इस टाइप से दिया गया है। 2 मास है, एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास आपको कैपिटल स्मॉल एम दिया हुआ है, और दोनों आपको मासलेस पुली है, और दोनों का रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है। मोमेंट बिगर ब्लॉक को, अब इसको हम थोड़ा सा स्मॉल एम बनाते हैं ताकि आपको ये लगे कि ये स्मॉलर ब्लॉक है, और इसमें टॉर्क वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। टॉर्क। अब आइए, इस क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। इसका बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कंसेप्ट आपको यूज नहीं होगा। टॉर्क का बेसिक सा कंसेप्ट। अब हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा बात है, मास अगर ये ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा, और ये मास कम है तो वो ऊपर जाएगा, और आपको मासलेस पुली दे दिया हुआ है। अब आइए, इस पे टेंशन हम लेते हैं, इस पे टेंशन T1 ले लेते हैं। तो याद रखिएगा, टेंशन को हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए दिखाते हैं, तो इधर से इधर, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टेंशन, वही टेंशन जो T1 है वो टेंशन इधर नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, और जब यहाँ से आएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा। तो याद रखिएगा, टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब इसमें देखते हैं, अब इसमें कुछ ना कुछ, इसमें टेंशन हम ले लेते हैं, लेट्स दिस टेंशन T1। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेंशन होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए, इसमें टेंशन एज ए फोर्स की तरह आपको वर्क कर रहा है, और टेंशन हर एक पार्ट में अलग अलग होगा। देखिए, तो ये आपको इस पार्ट में आपका टेंशन T1 है, इस पार्ट में हम टेंशन ले लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट, इस पार्ट में हम टेंशन ले लेते हैं, क्योंकि टेंशन हर एक पार्ट में अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग के वजह से ही इसमें क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन होगा, और रिलेटिव मोशन के वजह से ही इसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें ये मूव ही नहीं करेगा। तो मूव कराने की वजह से टेंशन, इन द सेंस, टेंशन क्या है यहाँ पे, टेंशन एज ए एक फोर्स है। टेंशन क्या है, बस एक फोर्स है, सिंपली फोर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे इस पॉइंट को O, तो इसमें टॉर्क वाला कंसेप्ट भी यूज करेंगे। और दूसरा कंसेप्ट हम क्या करें, तो इसमें 2 चीज आपको समझ में आना चाहिए, एक तो रोटेशनल मोशन, और दूसरा आपको लीनियर मोशन, यानी कि दोनों चीज आपको इसमें समझना पड़ेगा। एक लीनियर मोशन, लीनियर मोशन कहां से, ये ऊपर नीचे हो रहा है तो ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम लीनियर मोशन। और दूसरा आपको ये रोटेट कर रहा है, ये जो पुली है, मासलेस पुली है, ये रोटेट कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रोटेशन, रोटेशन ड्यू टू पुली। तो दो मोशन आपको इसमें कवर करना पड़ेगा, एक तो रोटेशनल मोशन और दूसरा लीनियर मोशन। अब ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट का टेंशन हम ले लिए T1, ये वाला पार्ट अलग वाला है तो इसमें हम टेंशन ले लेते हैं T2, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें टेंशन हम ले लेते हैं T3। क्यों हम अलग अलग पार्ट का टेंशन लिए, क्योंकि जब तक फोर्स बैलेंस फोर्स रहेगा तो इसमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और अगर रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन इसमें क्रिएट होगा ही नहीं। तो इधर कुछ और टेंशन होगा, इधर कुछ और होगा, और इस पार्ट में कुछ और होगा।
यानी हर एक पार्ट में टेंशन अलग अलग होने की वजह से इसमें रिलेटिव मोशन होगा और रिलेटिव मोशन के वजह से ही इसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। तो इस पॉइंट को कुछ ले लेते हैं O, इसको हम ले लेते हैं P। तो इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं और इस पॉइंट को O। तो इसमें हमको क्या क्या देखना है, लीनियर मोशन जो कि हमेशा की तरह आप देख रहे थे। अब हम देखते हैं रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका दोनों मोशन को एक ही क्वेश्चन में क्या सैंडविच कर दिया गया है। तो आइए अब फिर हम लिखते हैं फोर। अब हम इसके लिए लिखते हैं, ये कैपिटल M है जो कि नीचे जाएगा और स्मॉल m का जो डायरेक्शन है वो ऊपर है। तो 4 मास कैपिटल M। अब इसके लिए इक्वेशन हम लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये नीचे जा रहा है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ ही जा भी रहा है। तो mg नीचे लग रहा है, इसको अपोज करने वाला फोर्स कौन सा है, T1, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो आपको समझ में आता है, क्यों, क्योंकि ये आपका लीनियर मोशन है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले पे भी नीचे लगेगा फोर्स, एग्जैक्टली नीचे की तरफ हर बार उसका मास इंटू जी के बराबर लगता है, यानी उसका वेट लगता है। तो ये हम लिखे 4 मास कैपिटल M के लिए। तो यही हम फिर लिखेंगे 4 मास स्मॉल m। अब इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लीनियर मोशन के लिए बात कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन के बाद को हम बाद में बात करेंगे। तो लीनियर मोशन में क्या होगा, ये ऊपर नीचे जा रहा है, सो इट्स वेरीज लीनियरली, सो इट्स लीनियर मोशन। एंड सेकंड, अब हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो ऊपर लगने वाला फोर्स T3 के वजह से ही वो ऊपर जा रहा है, जाना तो वो नीचे चाह रहा है, लेकिन इसके वजह से इस पे एक टेंशन है इस रोप में, जिसके वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, उसका T3, और उसको अपोज कौन कर रहा है, स्मॉल mg। और इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू ए। तो ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। तो अब तक हमने क्या देखा, लीनियर मोशन। अब हम देखते हैं रोटेशनल मोशन। अब पुली भी तो मूव कर रहा है, लेकिन वो लिनियरली मूव नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लीनियर मोशन नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए हमको रोटेशनल मोशन लगा सकते हैं। उसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया हुआ है। तो ये दोनों के हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, अब हम रोटेशनल मोशन पे फोकस करेंगे। और आपको क्या चाहिए, अब याद रखिएगा, लीनियर और रोटेशनल के बीच का रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा। लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, इसके बीच के रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा। तो वो क्या होता है, अल्फा ये भी एक्सेलरेशन है, लेकिन ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा दैट इज इक्वल टू r इंटू ए, ये आप याद रखिएगा। अल्फा क्या है, ये भी एक्सेलरेशन है, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एंगल से मूव कर रहा है, ये कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, ये एंगल क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी एक्सेलरेशन, ये आपका हो जाता है लीनियर एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि ये ऊपर नीचे लीनियरली वेरी कर रहा है। तो अल्फा दैट इज इक्वल टू r इंटू ए, और r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ पुली। तो ये आप याद रखिएगा, एंगुलर और लीनियर के बीच में रिलेशन, इसीलिए ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ताकि आपको लीनियर और एंगुलर के बीच में फर्क पता चले। तो r इंटू ए बराबर, सॉरी, कैपिटल A इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। कैपिटल A इधर आपका हो जाएगा कैपिटल A, r इंटू अल्फा। तो यहाँ पे A आपका लीनियर हो जाएगा और अल्फा जो रहेगा यहाँ पे एंगुलर।
तो a दैट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो लीनियर एक्सेलरेशन ये आपका हो जाता है लीनियर एक्सेलरेशन, और ये आपका हो जाता है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एंगल से मूव करता है इसलिए इसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब दोनों के बीच में आप रिलेशन याद रखेंगे, क्या? a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। अब देखते हैं रोटेशनल मोशन। अब दो इक्वेशन यहां से आया है, अब दो इक्वेशन हम वहां से भी लाएंगे, क्योंकि हमको ना यहाँ पे मास पता है, ना T1 पता है, ना T2 पता है, ना T3 पता है, तो कुछ भी नहीं पता है। तो सिंपल सा बात है, तीन इक्वेशन है तो वेरिएबल भी हमको तीन चाहिए। तो एक्टिंग द पॉइंट O एंड P। O क्या है? इसका सेंटर है, और P इसका सेंटर है। तो अब हम क्या यूज करेंगे? रोटेशनल मोशन। तो अब इस पे फोर्स नीचे क्या लग रहा है? T1, और इधर आपका लग रहा है T2। तो अब इसको हम इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? O पॉइंट पे। तो नीचे लगने वाला टॉर्क, अब ध्यान से देखिए, जब भी हम टेंशन दिखाते हैं तो विच इज टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इस पॉइंट पे हो जाएगा दिस। तो इसका डायरेक्शन हमेशा, अब ध्यान से देखिए, यहां पे टेंशन T1 का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि पुली से अबे हुए क्या है, मतलब डायरेक्शन ऑफ टेंशन, which is away from ऑब्जेक्ट। तो ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर जाते हुए दिखाएंगे। तो इस पॉइंट इधर, यहाँ पे टेंशन इधर है, लेकिन इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो टेंशन इधर। तो अगर हमको निकालना है टॉर्क जब भी हम निकालते हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। तो टॉर्क एट द पॉइंट दैट इज O पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो ये चाहेगा कि पुली किधर से मूव करे, ये चाहेगा कि इधर जाए, यानी कि ये चाहेगा क्लॉकवाइज, और ये इसको मूव करवाना चाहेगा किधर? एंटी क्लॉकवाइज, यानी ACW। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन है तो एक दूसरे को क्या करेगा? अपोज करेगा। ये चाहेगा कि पुली जो है क्लॉकवाइज मूव करे, ये चाहेगा कि पुली एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। तो क्या होगा? तो टॉर्क एट द पॉइंट O जब हम निकालेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा T1। और टॉर्क के लिए हम हमेशा बताते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए। तो T1 इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज R। तो अब जा किधर रहा है? नीचे जा रहा है, जा तो नहीं है, नीचे रहा है, क्योंकि ये बिगर ब्लॉक है, ये स्मॉलर ब्लॉक है। तो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो जा नीचे रहा है, यानी कि T1 जो है डोमिनेट कर रहा है, माइनस T2 R दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब I क्या है और अल्फा क्या है? अब I को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, और ये अल्फा क्या है? अभी हम बताए थे अल्फा क्या है, ये लीनियर और एंगुलर के बीच का रिलेशन में बताए थे। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? T1 माइनस T2 इंटू R दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब एक जगह और टॉर्क हम निकाल सकते हैं, वो किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द पॉइंट P। तो ध्यान से देखिए, आपका तीन इक्वेशन अब तक आ चुका है, इसको हम थोड़ा सा इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा बाय R। अब अल्फा को R के टर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हम पहले आपको बता चुके हैं, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब एक इक्वेशन और आएगा, कैसे? इस पॉइंट पे
टॉर्क हम इस पॉइंट पे निकालेंगे, क्योंकि आपका 3 वेरिएबल है और हालांकि इक्वेशन आपका 3 आ चुका है, एक इक्वेशन आ जाएगा और तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपका काम। तो टॉर्क एट द पॉइंट हम क्या निकालेंगे, P। तो इस इक्वेशन को, सारा इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हम इक्वेशन के हेल्प से ही हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या आ गया था, mg माइनस T1 दैट इज इक्वल टू ma, और दूसरा आया T3 माइनस mg दैट इज इक्वल टू ma। अब हम निकालेंगे टॉर्क एट द पॉइंट O। O पॉइंट के बाद टॉर्क निकालेंगे, यानी टॉर्क एट पॉइंट P पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, इस पॉइंट के अबाउट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेंशन T3 ऊपर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेंशन T3 इधर। अब ध्यान से देखिए, ये पुली है, इधर टेंशन T2, तो इस पुली को अब ध्यान से देखिए, ये अगर ऐसा मूव करे तो ये चाहेगा कि ये क्लॉकवाइज सेंस में मूव करे, इस टाइप से मूव करे, और ये चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये इधर से आ रहा है, तो ये चाहेगा कि ये ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। अब ध्यान से देखिए, पुली मूव किधर करेगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे T2 जो टेंशन है वो डोमिनेट करेगा, यानी ये चाहेगा T3 कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, मतलब इधर क्लॉकवाइज मूव करे, और वो चाहेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। डोमिनेट कौन करेगा, T2। सो लिखेंगे T2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा टॉर्क लिखते हैं, तो फोर्स T2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाता है, रेडियस ही होता है, तो यहाँ भी रेडियस था, तो याद रखिएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे T1 लग रहा था और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, R था, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इधर लग रहा है T2, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, क्योंकि कोई भी रेडियस पे ये टेंजेंट टाइप काम कर रहा है, और टेंजेंट हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो T2 माइनस R, और इसको अपोज करने वाला कौन सा है, T3, और जा किधर रहा है, ऊपर जाए, यानी कि T2 डोमिनेट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको एक इक्वेशन और आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा T2 माइनस T3 इंटू R दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, T2 माइनस T3 दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा बाय R। अब अल्फा का रिलेशन आपको पता है, अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं A बाय R। तो जहां जहां अल्फा है वहां A बाय R लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, आपका 4 इक्वेशन है, क्योंकि आपको क्या क्या नहीं पता है, आपको ना T1 पता है, ना T2 पता है, ना T3 पता है। तो ध्यान से देखिए, 3 इक्वेशन तो हम पहले लाए, ये आपका कौन सा इक्वेशन है, 4th इक्वेशन। तो जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, यानी ना आपको क्या पता है, यहाँ T1 पता है, ना T2 पता है, ना T3 पता है, कुछ भी नहीं पता है, और लास्ट में आपको A भी निकालना है, यानी कि कुछ भी नहीं पता है। तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। अब बस इसको क्या करेंगे, सारे को एक एक करके हम यूज करेंगे। ध्यान से देखिए इक्वेशन, तो यहाँ से आपका T2 माइनस T3, और यहाँ से क्या आया, ये थर्ड इक्वेशन के साथ अगर ऐड कर देंगे तो T1 T2 क्या हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपको यहाँ से अल्फा का वैल्यू पता है, अल्फा का वैल्यू क्या लिख देंगे, A बाय R लास्ट में लिख देंगे। तो बस अब इसको क्या करना है, हमको बस डील करना है। तो अब ये आपके लिए फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, अब तो ये मैथ का प्रॉब्लम रह गया। सो ये क्वेश्चन में आपको बहुत कंसेप्ट सीखने को मिला होगा। अब इसको बस यूज करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन है, अब ये फोर्थ है, और इसको थर्ड के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा बाय R। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 T3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू I इंटू अल्फा बाय R। यहाँ से एक और इक्वेशन आ गया।
और क्या करेंगे हम, और इक्वेशन T1 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, T3 का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, T1 का वैल्यू यहाँ से बस रख देंगे, अब कुछ ही क्वेश्चन में रहा नहीं, इट्स बेसिक प्रॉब्लम। अब T1 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका mg माइनस ma, बस T1 का वैल्यू इसमें रख देंगे, T1 का वैल्यू रख देंगे, इसमें क्या रख देंगे, mg माइनस ma, ये आपका क्या आ गया, T1 का वैल्यू। ऐसे ही हम T3 का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, तो T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ma प्लस mg। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, T3 का वैल्यू लिख देंगे ma प्लस mg। और याद रखिएगा ये एक कैपिटल M होगा, ये आपका कैपिटल M है, ये आपका कैपिटल M है, और ये आपका स्मॉल m है, दैट इज इक्वल टू 2i अल्फा बाय, सिंपल सा बात है, r है। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो अब आपका एक्सेलरेशन यहाँ से आपका निकल जाएगा सिंपली। अल्फा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, a बाय r, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली m, अगर हम कॉमन ले लेते हैं या g कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। और यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लेते हैं, आपको चाहिए क्या, आपको तो सिर्फ a ही चाहिए, तो यहाँ से अगर a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा m माइनस कैपिटल M, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू आई, और अल्फा का वैल्यू हम क्या रख देंगे, a बाय आर, तो यहाँ से हो जाएगा a बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया सिंपली वैल्यू, और यहाँ से आपका दो ही अननोन है, यहाँ पे a ले लेंगे, तो ये a आपका आ जाएगा सिंपली वैल्यू। यहाँ से एक ही अननोन है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, दैट इज इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा तो a कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये इधर आया तो कैपिटल M, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2i बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से a का वैल्यू अब बच जाएगा, तो यहाँ से आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय स्मॉल m माइनस कैपिटल M प्लस 2i बाय आर स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन। तो ये आपका आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट का कैपिटल A का एक्सेलरेशन। तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा और ये नीचे आएगा एग्जैक्टली, अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया हुआ है इस मासलेस पुली का, MOI, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे दिया हुआ है। कह रहा है कि सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विथ स्प्रिंग एज इट्स नेचुरल लेंथ, यानी कि स्प्रिंग जो है अभी क्या है, नेचुरल लेंथ L0 है, L0 क्या है इसका, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट हैज डिसेंडेड थ्रू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है नीचे 10 सेंटीमीटर क्या किए गए हैं, इसको हम इस टाइप से डिसेंड किए। तो अब बताइए कि इसका स्पीड क्या होगा, यानी कि इसको क्या किए हम 10 सेंटीमीटर को, 10 सेंटीमीटर इसको हम डिसेंड किए, यानी कि नीचे डिस्प्लेस्ड कर दिए। अब ध्यान से देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपको पता है, हर कुछ पता है। अब इसका आपको वेलोसिटी निकालना है। तो जैसा कि अगर ये नीचे आया 10 सेंटीमीटर तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सिंपल सा बात है, mgh पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम इसको नीचे लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेस, क्योंकि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हैं तो जब जितना वो अर्थ के नजदीक आता है उसका क्या होता है, धीरे धीरे उसका पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये जितना नीचे जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी उतना घटेगा।
तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अब क्या होगा, सिंपल सा बात है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर घटेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, mgh, h क्या है, जितना से इसका पोटेंशियल, जितना हाइट से ये नीचे आया, तो h का वैल्यू यहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1। तो mgh। अब क्या फर्क पड़ेगा, अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से ये जो मासलेस पुली है इसमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस करेगा। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जब घटता है तो क्या हो जाएगा, उसमें इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पहले क्या था, जब ये रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। जब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सिंपली हम इसमें यूज करेंगे यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन हम इसमें लगाएंगे, बस आपको हर चीज दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। शुरुआत में क्या है, शुरुआत में सब कुछ रेस्ट में है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, काइनेटिक एनर्जी, आप किसी को आप एज ए रेफरेंस लेवल ले लीजिए। तो इस पॉइंट को एज ए हम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, तो इस पॉइंट को अगर आप रेफरेंस लेवल ले लेते हैं तो क्या है, शुरुआती स्टेज में इसका पोटेंशियल 0 है। तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस बार जो क्वेश्चन है इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मासलेस पुली भी दिया हुआ है। तो इसका पोटेंशियल कितने से घट जाएगा, तो mgh से, यानी यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल mgh दैट इज इक्वल टू, अब ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है, इधर कौन सा एनर्जी है, ये आपका है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि बराबर हो जाएगा किसके, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि लॉस ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ kx², किसके वजह से, इसके वजह से। ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपको दे दिया हुआ है, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका है ड्यू टू स्प्रिंग। स्प्रिंग के वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ kx²। और इस मासलेस पुली के वजह से क्या आ जाएगा, हाफ I ω²। ओमेगा क्या, क्योंकि ये लीनियरली तो वैरी करेगा नहीं, ये सिंपल सा बात है, ये एंगुलर है। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, याद रखिएगा, दिस इज नॉट ए लीनियर वेलोसिटी। तो ये आपका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल सा बात है कि ये जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, जो इसका लॉस हो रहा है वही तो इसमें गेन होगा। तो सिंपल सा बात है, लॉस इसमें हो रहा है, पोटेंशियल इसका क्या हो रहा है, जब नीचे जाता है तो किसी का भी पोटेंशियल जब h हाइट से आप उसको नीचे कर रहे हैं, दिस इज हाइट h, तो उसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल mgh से क्या होता है, डिक्रीज्ड हो जाता है। और वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ I ω² के बराबर होगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी बताइए, लीनियर वेलोसिटी। तो याद रखिएगा v दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। जैसे कि अभी हम बताए थे a दैट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, यानी कि लीनियर
और लीनियर और एंगुलर में आपका रिलेशन क्या होता है, उसके रेडियस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो लीनियर जो है, तो ये आपका हो जाता है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी ये आपका हो जाएगा ओमेगा, क्या हो जाता है, एंगल से मूव करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। तब ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी बड़ा चैलेंज नहीं है, बस हम यूज क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। अब आपको हर चीज पता है, मास इसका पता है 1 ग्राम 1 kg, तो 1 g 10 ले लेते हैं, और h जो कि आपको दिया हुआ है 0.1 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1, दैट इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। तो k का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज 50x। तो सिंपल सा बात है कि जितना ये नीचे आएगा उतना इसको ऊपर जाना पड़ेगा। ये जितना नीचे आएगा तो इसमें जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ पहले क्या था, पहले इसका नेचुरल लेंथ L0 था, अब इसका क्या हो जाएगा लेंथ, अब इसका इंक्रीज कर जाएगा L0 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सिंपल सा बात है, जब ये नीचे आएगा तो ये रॉक का साइज तो बढ़ नहीं सकता है, ये तो फिक्स है, ये जो इसके अंदर जो है रोप, इसका साइज तो बढ़ नहीं सकता है, यानी ये तो फिक्स है, तो बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा ये स्प्रिंग का साइज बढ़ेगा, क्योंकि ये नीचे लाए हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि इसका साइज तो कांस्टेंट है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना से इंक्रीज कर जाएगा, यानी पहले इसका नेचुरल लेंथ L0 था इस स्प्रिंग, और अपने नेचुरल लेंथ पे ये क्या था, फिक्स था, लेकिन अब इसका लेंथ L0 प्लस क्या हो जाएगा, x। तो x क्या होता है, तो x हो जाता है सिंपल सा या तो कंप्रेशन या इलोंगेशन। x इज कंप्रेशन और इलोंगेशन, कंप्रेशन और इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो इसमें कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है लेकिन इलोंगेट हो रहा है। इलोंगेट कितना से हो रहा है, h से, क्योंकि जो h हाइट नीचे आया है, तो क्योंकि ये तो साइज कांस्टेंट है, इसका साइज तो कभी बढ़ नहीं सकता है, तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा, स्प्रिंग ही ऊपर क्या होगा, तो वो x क्या है यहाँ पे कम, सिंपल सा बात है इलोंगेशन है, तो इसमें इलोंगेट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर अगर ये नीचे आएगा, यानी कि ब्लॉक कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा स्प्रिंग, कितना से, 10 सेंटीमीटर से, तो हाफ kx स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू प्लस हाफ आई का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 0.2 दे दिया हुआ है, ओमेगा को ओमेगा ही रखना है, और आपको क्या चाहिए, आपको लीनियर वेलोसिटी, तो आप यहाँ से एक ही अननोन आपको बच जाएगा, वो है आपका ओमेगा। सो लेट्स फाइंड द ओमेगा, और ओमेगा को रेडियस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, v चाहिए, तो ओमेगा, तो ओमेगा दैट इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v/r। तो ओमेगा को हम क्या लिख देंगे इधर, v/r। तो इस क्वेश्चन में अब आपके लिए कुछ बड़ा चैलेंज नहीं है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है, और इसको कहते हैं एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये एंगल से मूव कर रहा है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, इसमें कोई लीनियर मोशन नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ये आपका स्प्रिंग एनर्जी हुआ, और ये आपका हो जाता है एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। तो अब बस इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा, ये इधर 1 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, इसको इजी करेंगे तो ये 25 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 0.2, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v/r, सो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और रेडियस आपको कितना दे दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो बस अब एक ही अननोन है, तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको इजी करें तो आपका क्या आ जाएगा, 1 दैट इज इक्वल टू 25, ये आपका आ जाएगा 0.01, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100
ये आपका हो जाएगा 1/2, इसको इजी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/10, 0.1, इसको 1/10 लिखेंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा v²/r²। r आपको कितना दे दिया हुआ है, 0.2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका सिंपल सा बात, एक ही अननोन है, दैट इज v। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विच हैज मास, विच कंटेन द मास 1 kg, तो यहाँ से आपका वो आपका निकल जाएगा। सो दिस इज द होपफुली इजी प्रॉब्लम। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वो ये जिसका मास आपको कैपिटल M दे दिया हुआ है। अब आपको क्या कह रहा है इसमें कि इसको 60 डिग्री से डिस्प्लेस्ड कर दिए, इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द एंगल 60 डिग्री, देन रिलीज्ड, उसके बाद हम इसको रिलीज कर देते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब इसको कितना डिग्री, 60 डिग्री से तो ये याद रखिए, ये 60 डिग्री से इसको क्या किए हम, डिस्प्लेस्ड कर दिए। It is displaced through the angle 60 degree and released. Find the magnitude of force acting on the particle dm. dm, that is elementary particle, mass at tip of the rod when it makes an angle 37 with vertical। अब ध्यान से देखिए, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, आपको फोर्स निकालना है और वो तब निकालना है जब ये वर्टिकल के साथ, यानी कि इसके साथ 37 डिग्री का एंगल बनाए। ये तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, और ये तब बनाए जब ये इसके बीच का एंगल कुछ इसके बीच में हो और एंगल क्या बनाए, 37 डिग्री। तो ये भी आपका वही कंसेप्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है सिंपली हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास हम ले लेते हैं, इसके हमेशा सेंटर पे ही लेते हैं। अब यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से डिस्प्लेस कर गया, तो हम क्या लेंगे, जब 60 डिग्री का एंगल बनाएगा और आपको क्या चाहिए, फोर्स, जब ये वापस आते हुए लास्ट में 37 डिग्री का एंगल बनाए, तब बताइए कि इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा वही क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ। अब इसका हम लेते हैं लेंथ, तो ये लेंथ आपका इसका ले लेते हैं, रॉड का लेंथ L। तो इसके सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा बात है, टोटल लेंथ इसका L है, तो ये L/2 हो जाएगा। और जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, जब इस पोजीशन पे आएगा तब सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। तो आपको क्या चाहिए, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस, ये जब मूव करेगा तो ये रोटेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट, ये अपने टिप के अबाउट क्या करेगा, ये रोटेट करेगा टिप ऑफ द रॉड, दिस पॉइंट इज O, सो इट इज रोटेटेड, थ्रू द पॉइंट दैट इज O। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बराबर हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, ml²/3। अब ध्यान से देखिए, इसका लेंथ, अब ये कुछ इस पॉइंट पे आके रुकेगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ सेंटर ऑफ मास ये था, यहाँ सेंटर ऑफ मास ये होगा, तो इसके बीच का परपेंडिकुलर लेंथ आपको ये होगा। तो ये समझिए कि ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ आपको चाहिए, ये L/2 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सिंपल सा बात है, थीटा एंगल बनेगा। ये थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है यानी कि वर्टिकल के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा, और इसके साथ एंगल क्या बनाएगा, आपको ये चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके वजह से क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, उसी के वजह से तो होगा परपेंडिकुलर लेंथ के वजह से। तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये अगर थीटा है तो ये थीटा किसके साथ बना रहा है, ये इसके साथ बना रहा है थीटा वर्टिकल के साथ। तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, सिंपल सा बात है, टोटल 90 होता है और इधर कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये आपका अपने आप आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये आपका आ जाएगा सिंपली, ये आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, और आपको क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आपका आ जाएगा सिंपली, ये आपका लेंथ आ जाएगा, ये थीटा है तो थीटा किसके साथ बना रहा है, वर्टिकल के साथ बना रहा है एंगल थीटा, और ये हॉरिजेंटल के, क्योंकि टोटल एंगल कितना होना चाहिए, टोटल एंगल ये 90 है, और इसको पूरा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, 90 माइनस थीटा, और 90 ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से अगर लेंथ हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, L/2 cos 60, क्योंकि पहले ये कहाँ जाएगा, L/2 cos 60 जाएगा, और उसके बाद वापस कहाँ से आएगा 37, तो 37 बरा की 60, तो cos में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू घट जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा cos 37 माइनस L/2 cos 60। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको थीटा निकालना है तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ये एंगल 60, तो आपको क्या चाहिए, इसके बीच का सेंटर ऑफ मास, तो सिंपल सा बात है, सेंटर ऑफ मास जब यहाँ से डिस्प्लेस्ड होगा तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास और सेंटर, इसके बीच का आपको क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका सिंपल सा बात है थीटा है, तो सिंपल सा बात है कि ये ऑफ कोर्स इसमें ये आपका थीटा है तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और आपको ये लेंथ चाहिए, यानी सेंटर ऑफ मास के बीच का लेंथ आपको चाहिए, तो ये अगर लेंथ आपका क्या हो जाएगा, L/2 cos यानी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज L/2 cos थीटा, बस यही वाला यूज किए दोनों में, और दैट इज इक्वल टू हाफ आई क्या हो जाएगा, एंड के अबाउट, याद रखिएगा इसके सेंटर के अबाउट ml²/12 होता है, ml²/12, तो ये किसके अबाउट होता है, सेंटर के अबाउट, और ये एक एंड के अबाउट हो जाएगा ml²/3, तो ये वन एंड के अबाउट, वन एंड, तो ये आपका आ जाएगा ml²/3 दैट इज इक्वल टू इनटू ओमेगा, तो यहाँ से आपका ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द डीएम मास एट द टिप ऑफ रॉड व्हेन इट मेक्स द एंगल 37 विथ वर्टिकल, यानी आपको चाहिए क्या, फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, और ये जब, वो भी फोर्स तब जब ये एंगल क्या बनाए, एंगल क्या होना है, यानी थीटा का वैल्यू 37 डिग्री होना चाहिए, तब आपको फोर्स चाहिए। तो ध्यान से देखिए, जब इस टाइप से ये मूव करेगा तो इधर टेंडेंशियल फोर्स होगा, टेंडेंशियल फोर्स, और इधर फोर्स, इसमें दो फोर्स लगेगा, एक तो उसका वैल्यू क्या होता है m⍵² इंटू आर, आर क्या होता है वहां से डिस्टेंस, तो यहाँ पे आर के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सेंटर की तरफ इस टाइप से रोटेट करेगा, तो एम के लिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि डीएम मास लेना है तो डीएम ले लीजिए,
ओमेगा का वैल्यू यहाँ से और यहाँ से L। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये आपका आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ से हम इसमें निकाल लेते हैं कि जब थीटा 37 डिग्री का एंगल है, यानी कि थीटा बराबर आपको 37 दिया हुआ, तो आपसे फोर्स पूछा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू अल्फा, दैट इज इक्वल टू, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे हो जाएगा mg और L/2 cos 37। सिंपल सा बात है, इतना ही फोर्स लगेगा उस पर। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी और ये वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका है सेंट्रीपिटल और ये आपका है टेंडेंशियल फोर्स। टेंडेंशियल फोर्स मतलब टेंजेंट की तरफ, इधर जो फोर्स लग रहा है टेंडेंशियल, और इधर जो लग रहा है ये आपका कौन सा फोर्स हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब रिजल्टेंट तो कहीं बीच से ही जाएगा, एक इधर से फोर्स लग रहा है एक इधर से, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ बीच से जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक फोर्स तो आपका आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। आपसे पूछा है कि जब थीटा 37 डिग्री बना है तब उस पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो जबकि मास आपको क्या दिया हुआ है, डीएम दे दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका मास डीएम ही ले लीजिए क्योंकि मास तो दोनों का सेम ही है। तो डीएम इंटू अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एंगल से मूव कर रहा है तो इसमें लीनियर तो कहीं आएगा नहीं। और ये सिंपल, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आया कैसे, आया इसके वजह से, सिंपल सा बात है, हर बार की तरह हम लिखते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो डीएम इंटू अल्फा, और अल्फा क्या है, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा दैट इज टेंडेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये आपका आ जाएगा mg L/2 cos 37। और cos 37 का वैल्यू आपको कितना पता है, 4/5 होता है।